अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़बर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सोहरवर्दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने अपनी 3 साल कारकर्दगी आवाम के सामने रख दी है। बहुत सारी कामयाबियों के दावे किए गए हैं, माशी महाज पर भी बहुत कामयाबियों के दावे किए गए हैं, जिनमें ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा, टैक्स कलेक्शन में इजाफ़ा, बरामदात में इजाफ़ा और जो ट्रेड गैप है उसको कम करने के दावे, बहुत सी इस्लाहात की भी बात की गई है। ये दावे किस हद तक दुरुस्त हैं, इनका आवाम तक कब फ़ायदा पहुंच जाएगा, आम आदमी इन फ़ायदों से कब फ़ायदा हासिल कर सकेगा, इस सब पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक सलीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम साहब। फ़ारूक सलीम साहब, 16 बिलियन से वो 27 बिलियन पे रिज़र्व्स ले आए, ये तो कामयाबी है। अगर आपके ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे तो दुनिया में आपकी इज़्ज़त भी बढ़ेगी, आपको एक अमीर मुल्क भी समझा जाएगा और आपकी मईशत भी मुस्तहकम होगी। तो इस हद तक तो हमें कामयाबी माननी चाहिए इमरान खान साहब की हुकूमत की कि वो सिस्टमेटिकली रिज़र्व्स को एक ऐसी जगह ले आए हैं जहाँ स्टेबिलिटी है। मुज़म्मिल साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो 3 ऐसे वाकई जो माशी इक़दाम पिछले 3 सालों में सामने आए हैं जिसने पाकिस्तान का और पाकिस्तान में रहने वालों का वाकई में फ़ायदा किया है। उनमें से एक रिज़र्व वाली पोजीशन नहीं है। एहसास प्रोग्राम मैं बोलना चाहता हूँ और उसकी वजह ये है कि पिछली कोई 2-3 हुकूमतें अगर हम जमा भी कर लें तो उसमें जो 260 अरब रुपए की डिस्बर्समेंट हुई है, जो मुस्तहिक पाकिस्तानी खानदान है जिनको दिया गया है, वो 260 अरब मैं समझता हूँ तो 20 गुना कहीं ज्यादा आता है पिछले सालों के मुकाबले में जो मुस्तक की गई थी अमाउंट इस मद में। फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो एमनेस्टी का ऐलान किया गया, उसके नतीजे में कोई 400-500 अरब रुपए के इजाफी जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं वो रजिस्टर हुए और उसमें नौकरियां इजाफी क्रिएट भी हुई हैं। तो पाकिस्तान का भी फायदा, पाकिस्तान में रहने वालों का भी फायदा। फिर हुकूमत ने जो इंसेंटिव्स दिए थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, उनकी वाकई एक बूम सी शक्ल जो है वो फैसलाबाद में, मुल्तान में जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी, उसमें वाज़े तौर पे नजर आई। अब आपने जो बात की रिजर्व्स की, वो बात वजीर आज़म साहब ने दुरुस्त की कि वाकई 16 अरब से हम चले गए हैं 27 अरब पे। लेकिन 2 चीजें इसके अंदर जहन में रखना जरूरी है। पहली तो ये कि ये 27 अरब जो वजीर आज़म साहब ने कहा, ये स्टेट बैंक के रिजर्व नहीं है, इसमें जमा कर लिए गए हैं जो बैंकों के पास अकाउंट्स खुले हैं, आपके और मेरे और बाकी पाकिस्तानियों के जो डॉलर पड़े हैं वो भी जमा कर लिए गए हैं। अगर वो जमा ना किए जाएं तो तकरीबन 21 या 22 अरब डॉलर बनते हैं। इनके पीछे अगर आप जो कर्जाजात हमने लिए हैं, सऊदी अरेबिया से 3 अरब लिया था, 1 अरब वापस कर दिया, 2 अरब यूएई का है, कोई 3 अरब चाइना का है, एक 3 अरब की फैसिलिटी है चाइना से, कोई 7 अरब डॉलर इसमें आईएमएफ के हैं। अगर सारे कर्जाजात आप जमा करें तो वो तकरीबन 21-22 अरब डॉलर ही बनते हैं। तो वो जो कर्जाजात हैं, ये नहीं बताया वजीर आज़म साहब ने कि ये जो हमारे पास रिजर्व हैं ये तकरीबन कर्जाजात लेके इकट्ठे किए गए हैं। पहली हुकूमतें भी तो कर्जे लेती थी ना, तो तब अगर रिजर्व्स कम रहते थे और वो कर्जे लेती थी, इस हुकूमत ने अगर कर्जा लिए और वो रिजर्व्स में की शक्ल में मौजूद है तो कम से कम कर्जे खाए तो नहीं गए ना। हम बात ये कर रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गए हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट का वज़ीर आज़म साहब ने जिक्र किया, टैक्स ज्यादा इकट्ठा हो गया है। कहने का मकसद ये है कि इसका ये क्या पैमाना इस्तेमाल किया जा सकता है माशी तरक्की का? क्या एक आम आदमी जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं, क्या उनका कोई फायदा हो गया है इसके नतीजे में कि हमारे पास रिजर्व बढ़ गए हैं या हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे आ गया है? इनका जो लुब्बे लुबाब है, इनका जो अल्टीमेट पैमाना है, वो शरह गुर्बत में छुपा होता है। तो औसतन रोजाना के तकरीबन ऑन एवरेज 20,000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शरह गुर्बत से नीचे जा रहे हैं। उनके पास जाके हम कहेंगे कि जी आपको बहुत मुबारक हो, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हो गया है। वो जो शरह गुर्बत से नीचे बैठे हैं उनको जाके हम मुबारकबाद दें कि आपको बड़ी मुबारक हो, हमारे रिजर्व्स बढ़ गए हैं, हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ गई है। तो एक तो वो ये है कि वो उसका क्या जवाब देंगे। क्या आप समझते हैं कि अगले 2 साल में ये गवर्नमेंट आम आदमी को रिलीफ देने की पोजीशन में होगी? मुज़म्मिल साहब, मैं समझता हूँ कि कल की तकरीब में जो एक जुमला है
जिसके ऊपर रियली फोकस होना चाहिए, वो जुमला था कि अगली बारी फिर न्याजी। यहाँ पे वो जो तब्दीली का नारा था, उसमें उसके ऊपर गाने तो बहुत गाए गए, लेकिन ये हुकूमत ने जान लिया है कि शायद वो इस काबिल नहीं है कि वो तब्दीली ला सकती है जिसके वादे जो हैं वो मंशूर जो 2018 में आया था उसमें किए गए थे। तो अब जा रहे हैं मामला, आप सोचिए कि इलेक्शन की तरफ या ऑप्टिक्स क्रिएट करने, और उसमें मैं समझ रहा हूं कि पीटीआई के पास बड़े बड़े हथियार हैं। उसमें एक कामयाब एहसास प्रोग्राम है जो 260 अरब मैंने बताया, और अब कोई खरबों रुपए का एक प्रोग्राम पाइपलाइन में कहा जा रहा है कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के हवाले से। फिर सेहत कार्ड जो है उसको एज ए टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर जीडीपी ग्रोथ 3.9% की। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो पीपल्स पार्टी है वो रिस्ट्रिक्टेड है अपने सिंध के कॉन्स्टिट्यूंसी तक, मे बी 2 से 3 दर्जन सीटें नेशनल असेंबली की सिंध के अंदर। और जितनी इस वक्त गड़बड़ है, जितनी डिवीजन नजर आ रही है पीएमएलएन के अंदर, इतनी शायद पहले कभी मैंने पीएमएलएन की तारीख में नहीं देखी। तो इस वक्त ऑप्टिक्स जो हैं वो पीटीआई ने पूरे इन प्लेस कर रखे हैं। और बेरोज़गारी और इस सारे को आप जो देखते हैं, क्योंकि कोविड की वजह से भी आपने खुद भी कहा शरह गुर्बत बढ़ रही है, तभी बढ़ रही है जब बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो आपको उसमें भी अगले 1 साल में कोई बेहतरी नज़र नहीं आती अगर पिछले 3 साल में नहीं हुई तो? 60% वक्त तकरीबन 3 साल जो है वो पीटीआई के गुजर गए हैं। अभी पीटीआई फेज 1 में है। आपने देखा कि तकरीबन 7 चेयरमैन एफबीआर के बदली हो चुके हैं, कोई 4 मिनिस्टर्स फाइनेंस मिल चुके हैं। अगर पंजाब में गवर्नेंस के हवाले से देखें तो मेरा ख्याल है 6ठा आईजी पुलिस जो है वो इस वक्त पंजाब में है। तो अभी तो पीटीआई जो है वो फेज 1 में फंसी हुई है। अभी ये एक्सपेक्ट कर लेना कि वो फेज 2 भी आ जाएगा, फेज 3 भी आ जाएगा और अगले 2 साल में नताइज भी आ जाएंगे, वो मैं समझता हूँ कि मुमकिन नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल, चूँकि फिर मेरे पास वक्त ख़त्म है, तो मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि जो ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है और जो रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, इससे भी आप इकॉनमी को मुस्तहकम होते नहीं देख रहे? हमारा मतलब रुपया क्यों कम फिर भी गिरता जा रहा है, जबकि हमारा ट्रेड गैप भी कम हो रहा है, हमारी रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, फिर ये रुपया क्यों रोज़ का रोज़ गिरता जा रहा है? ये बड़ा अच्छा सवाल है कि हमारे रिजर्व्स बढ़ गए हैं। 2.7 अरब डॉलर हमें अभी 23 तारीख को आईएमएफ से भी मिल गए हैं। तो फिर हमारा रुपया जो है वो क्यों गिरता जा रहा है? देखिए, एक मिसाल मैं आपको दूं कि जितने रिजर्व्स किसी सेंट्रल बैंक के पास पड़े हों, उसका ताल्लुक उसके एक्सचेंज रेट से नहीं होता। इस वक्त इंडिया के जो सेंट्रल बैंक है उसके पास कोई 640 अरब डॉलर के रिजर्व्स पड़े हैं, जबकि हम जश्न मना रहे हैं 22-23 अरब डॉलर हमारे सेंट्रल बैंक के पास जो पड़ रहे हैं। जो इंडिया का रुपया है वो भी अंडर प्रेशर आ जाता है, बावजूद इसके कि उनके पास 640 अरब डॉलर पड़े हैं। यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड का मामला है। अगर पाकिस्तान की मार्केट के अंदर डॉलर की सप्लाई जो है वो शॉर्ट हो जाएगी तो डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी। अगर डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी तो डॉलर की कीमत कम हो जाएगी। आपने जो ट्रेड गैप का जिक्र किया, मैं उससे इख्तलाफ करता हूं। आप शायद पिछले साल की बात कर रहे होंगे। पिछले 2 महीनों में हमारा जो ट्रेड गैप है वो बहुत ही तेजी से बढ़ा है। एक महीने में कहीं 3 अरब डॉलर का गैप आया था। रुपया जो गिर रहा है इसका इम्पैक्ट आप सोचिए कि जितनी भी इंपोर्टेड चीजें हैं वो पाकिस्तान में महंगी हो जाएंगी। मुझे खदशा इस चीज का है कि एक नया महंगाई का तूफान सामने आएगा। आप सोचिए कि हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। हम डीजल इंपोर्ट करते हैं, हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कपास इंपोर्ट करते हैं, खाद इंपोर्ट हो रही है, मशीनरी इंपोर्ट होती है, लोहा इंपोर्ट होता है। मुजम्मिल साहब, चाय इंपोर्ट करते हैं, हम मिर्चें इंपोर्ट करते हैं, खाने पकाने का तेल, और इसी तरह बिजली के नर्ख जो हैं वो हमने बांध रखे हैं डॉलर के साथ। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अगले कुछ हफ्तों में इनकी कीमतें बढ़ने वाली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ बात करने का। नाज़रीन, आपने डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब की गुफ्तगू सुनी। हमने उनसे वो तमाम कामयाबियाँ सवाल की सूरत में उनके सामने रखी जो पीटीआई की हुकूमत ने, बिलखुसूस इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में कहीं कि ये हमारी कामयाबियाँ हैं। उन पर उनका व्यू लिया कि वो उन कामयाबी को कैसे देखते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत है, अगर तहरीक इंसाफ ने अपनी माशी कामयाबियाँ आवाम को मनवानी हैं तो उनका फ़ायदा, उनका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट आवाम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अगर आवाम तक उनका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा होगा और वो एदाद व शुमार होंगे
या वो कोई और ऊपर की सतह पर फ़ायदे होंगे चंद अफराद को, तो फिर शायद लोगों के लिए वो माशी कामयाबियाँ ना बने, बल्कि लोग उन्हें तनकीद की निगाह से ही देखें। जैसे डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने कहा कि अगर देखना है तो ये देखें कि मुल्क में गुर्बत कितनी बढ़ी है। अगर कुछ अमीर लोग और अमीर हो गए हैं, कुछ लोगों ने पैसा बनाया है, और अगर गुर्बत ज़्यादा बढ़ गई है, रोज़ाना 20,000 लोग और शरह गुर्बत से नीचे जा रहे हैं, हम 30% से 40% पर पहुँच गए हैं उन लोगों की तादाद में जो गुर्बत से नीचे हैं, तो फिर कामयाबियों को कामयाबियाँ नहीं माना जाएगा। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं तो अगली गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से कुछ माशी इशारियों पर बात की और इस हुकूमत की 3 साल माशी कारकर्दगी पर बात की। अब हम बात करेंगे अतर काज़मी साहब के साथ कि इस हुकूमत की सियासी, खारजा पॉलिसी और दीगर जो फ्रंट्स हैं उस पर कारकर्दगी कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम अतर काज़मी साहब। वालेकुम सलाम। अतर काज़मी साहब, आप देख लें कि यूके ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से नहीं निकाला, फैटफ से हम नहीं निकल सके, और बाकी जो बाइडन भी हमसे बात नहीं करते हैं, यूके का दौरा भी प्राइम मिनिस्टर का कैंसिल हुआ। तो एक अगर मैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से 3 साल में बात करूं, हमने अरबों को भी नाराज़ किया एक कॉन्फ्रेंस के लिए, फिर हम वहाँ गए भी नहीं, तो बहुत ज़्यादा डिबैकल्स हैं फॉरेन अफेयर्स के फ्रंट पे इस हुकूमत के। इसकी कारकर्दगी आलमी सतह पर और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से वो नहीं रही है जिसकी तवक्को थी। कुछ चीजों की तरफ आपने निशानदेही की और बिल्कुल वजह तौर पे की। आप खुसूसन आपने अभी रेड लिस्ट का जिक्र किया और जिस तरह के अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल है, और हाल ही में बरतानिया की जो खुफिया एजेंसी है MI6, उनके सरबराह भी पाकिस्तान आए और आर्मी चीफ से भी मिल के गए। तो इस सारी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान को रेड लिस्ट से ना निकालना, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो सफीर हैं बरतानिया में, उन्होंने भी कहा था कि निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे हमारे वुज़रा भी इस हवाले से ट्वीट्स करते रहे और बरतानवी हुकूमत को ताने मारते रहे ट्विटर के ऊपर। तो वो थोड़ी सी लगती है चीजें कि जिस चैनल से चीजें जानी चाहिए उस चैनल से नहीं जाती। लेकिन ज्यादातर अवामी कंजम्पशन के लिए ना, आवाम को दिखाने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर तो आप बेशक बरतानिया पे तनकीद कर दें, पर मसला ये है कि इस वक्त कई हजार पाकिस्तानी हैं जो फंसे हुए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, कुछ लोग बरतानिया में फंसे हुए हैं। तो ये सूरत हाल जो है इस हवाले से बिल्कुल जिसे आप कह सकते हैं कि तसल्ली बख्श नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी एरियाज हैं जहां पे इंटरनेशनली पाकिस्तान ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया है। एक चीज जो है उसमें यह है कि रियासत का जो बयानिया है वो चाहे गलत है या सही है, वो एक बयानिया है। ये नहीं है कि एक आपके जो हुकूमत जाते हैं, जब वज़ीर आज़म जाते हैं वो कुछ और कहते हैं, आपकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट कुछ और कहती है। तो इंटरनेशनली जो आपका बयानिया है उसमें आपकी कोताही हो सकती है, कमी बेशी हो सकती है, लेकिन वो बयानिया एक ही है। लेकिन कुछ एरियाज में पाकिस्तान ने इंटरनेशनली अच्छा भी परफॉर्म किया है। वो बता दें। आप देख लें, कश्मीर का मसला देख लें, जिस तरीके से पाकिस्तान ने कश्मीर के मसले को उठाया और हम OIC का इजलास भी ना बुला सके, दुनिया हमारे साथ नहीं खड़ी हुई है, हम अकेले ही शोर मचाते रहे। नहीं, वो देखें, दुनिया तो कभी भी किसी भी मामले पे अगर OIC की आप बात करें तो उन्होंने फलस्तीन के हवाले से क्या कर लिया। हमने OIC के अलावा अगर आप देखें इंटरनेशनली, अगर आप इंटरनेशनल प्रेस को देखें, उसकी कवरेज देखें कि आपके वज़ीर आज़म साहब अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर वो ये कहते हैं कलमा पढ़ के कि अगर हम पे बुरा वक्त आया तो हम आखिरी गोली तक लड़ेंगे। अगर कोई और लीडर ये बात करता तो अगले दिन न्यूयॉर्क पोस्ट में, वॉशिंगटन पोस्ट में, गार्डियन में वो खबरें लगी होती, कहती कि पाकिस्तान के ऊपर किस एक्सट्रीमिस्ट की हुकूमत आ गई है। लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं लगी, ऐसी कोई बात नहीं हुई। रीजन बीइंग कि इमरान खान साहब की अपनी गुडविल है बैनुल-अक़वामी मीडिया में, बैनुल-अक़वामी सतह पे, चाहे वो बोरिस जॉनसन हो, वो वज़ीर आज़म के साथ सेल्फियां ले रहे होते हैं, चाहे वो डेवस में जाएं,
जिस किस्म का उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, और हमने देखा जो उनकी इंटरेक्शन प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हुई वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। जिस तरीके से वहां पे बैठ के खान साहब ने बातें की और जो मौकिफ उन्होंने रखा, लेकिन इन सारी चीजों को अब आपने अपनी सफारती कामयाबी में बदलना है। वहां पे कहीं पे हमें थोड़ी थोड़ी कमी नजर आती है, जिसकी निशानदेही आपने भी की, फेटअप हो गया और अब ये रेड लिस्ट का मामला भी है। अच्छा, सियासी एतबार से भी इमरान खान की हुकूमत कोई इतनी कामयाब नहीं रही, बिल्कुल सोलो फ्लाइट है, अपोजिशन को साथ लेकर नहीं चले, पार्लियामेंट को ताला है, और कोई इन्होंने मतलब पाकिस्तान में बिल्कुल जो एक जमहूरियत का पहिया है अपोजिशन, उसको बिल्कुल क्रश करने की पॉलिसी जो रखी है, ये भी कोई ज़्यादा कामयाब अब नज़र नहीं आई। उससे एहतसाब के बयानिए को नुकसान हुआ फ़ायदे से ज़्यादा। देखें, जहां तक सियासत का ताल्लुक है, अगर इस मुल्क में इस वक्त कोई सियासत कर रहा है ना, तो वो सिर्फ इमरान खान है। चाहे वो अपनी पार्टी के अंदर कर रहे हो, चाहे वो दूसरी पार्टीज के साथ कर रहे हो। यहाँ पे तो ये कहा जाता था कि इनको कोई सीरियस नहीं लेता था। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा प्राइवेट मीटिंग्स में हमें कहते होते थे कि अब वो इनका मजाक उड़ाते होते थे कि इनको सियासत आती नहीं है। हालत ये है, अभी मुजम्मिल साहब के चेयरमैन सेनेट इनका है, सेंटर में इनकी हुकूमत है, बलोचिस्तान में इनकी हुकूमत है, सिंध में जो है हिज़्ब इख्तिलाफ का लीडर इनका है, पंजाब में इनकी हुकूमत है, KPK में इनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में इनकी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में इनकी हुकूमत है। और इनके जो मुखालफीन हैं उन्होंने एक बड़ी तहरीक चलाने की कोशिश की और तमाम जमातें मिल के भी जरा बराबर वो प्रेशर नहीं डाल सकी, वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकी। तो सियासी एतबार से मुल्क को क्या पता किसी जगह पे कहीं पे उसका नुकसान या फायदा हुआ हो, लेकिन सियासत में इमरान खान ने उनको चारों शाने चित कर दिया। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले महीनों में, सालों में भी वो रिकवर कर सकेंगे। जिस तरीके से इमरान खान ने सियासत की है दूसरी जमातों से, वो बहुत ज्यादा बेहतर है। लेकिन महंगाई का जो चैलेंज है, जो पब्लिक को रिलीफ देने का चैलेंज है, उसमें आप नहीं समझते कि इमरान खान नाकाम हुए हैं 3 साल में? आप मौशी इशारियों की तरफ देखें तो कुछ चीजों में बेहतरी आई है, पर ये जो महंगाई की चीज है ना, ये लोगों को भी समझने की इसकी जरूरत है कि एक तो दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है। अगर आप जापान की जिक्र कर लें, कुछ बरस कबल चले जाएं तो जापान में इन्फ्लेशन ज्यादा हुई, महंगाई बढ़ी। जब आपकी इकोनॉमी रिकवर कर रही होती है तो इन सारी चीजों का आपका सामना करना पड़ता है। मैंने खुद बैनुल अक़वामी तौर पे जहाँ पे सफर वगैरह भी करते हैं, वहां पे भी देखा कि महंगाई में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। लेकिन एक चीज पे मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि गुज़िश्ता रोज भी हुकूमत की 3 साल जो कारकर्दगी बताई गई उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन लगता यह है कि इस हुकूमत का ज्यादा फोकस ये होता है कि अपनी कारकर्दगी बताने से पहले दूसरे की बुराइयां गिनवाई जाए। शायद वो बार सेट करना चाहते हैं ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। उसके अलावा वो तकरीब में भी सुन रहा था तो पहले उसमें इमरान इस्माइल साहब का गाना आया, उसके बाद इब्रारुल हक साहब का गाना आ गया, फिर अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब आ गए। तो मैंने कहा इससे पहले किसी और का गाना है, तो फिर तो मैंने वो उठ के चला गया। तो लेकिन हुकूमतें इनकी बहुत सारी चीजें बेहतर हैं। पंजाब के हवाले से इन्होंने काम भी काफी किया, लेकिन कमियां हैं और इनको भी बहुत वर्क करने की जरूरत है। आपको लगता है अगले 2 साल में ये जो बाकी चैलेंजेस हैं उनसे इमरान खान निपट लेंगे? क्योंकि माशी माहिरीन का ख्याल है कि इमरान खान की जो इकनॉमिक टीम ही आज तक नहीं बन सकी है और माशी पॉलिसियाँ भी ऐसी नहीं हैं कि वो अगले 2 साल भी पब्लिक को कोई रिलीफ दे सकें। देखिए, इसको हम किस तरीके से जज करेंगे। जब इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली थी उस वक्त हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम था या ज्यादा था? उस वक्त हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम थे या ज्यादा थे? उस वक्त हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इससे ज्यादा हो रही थी या कम हो रही थी? उस वक्त हमारे जो बाहर से रेमिटेंसेस आ रहे थे वो कम आ रहे थे या ज्यादा आ रहे थे? इन तमाम जितने भी बड़ी चीजें, इसके ऊपर इस हुकूमत की जो पॉलिसीज की वजह से बहुत ज्यादा बेहतरी आई है। FBR, रिकॉर्ड FBR ने टैक्स इकट्ठा किया। तो तमाम तर कोताहियों के बावजूद, तमाम तर कमियों के बावजूद, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि बार बार टीम्स भी चेंज होती रही, नए लोग भी आते रहे, लेकिन फिर भी इकोनॉमी के जो इशारे हैं वो बेहतरी की जानिब गामजन है। तो कुछ तो बेहतर हुआ है ना। अगर इतना ही डूम एंड ग्लूम होता तो इस वक्त तो बहुत ही बुरी हालत होती। और ऊपर से आधी हुकूमत जो है ये वो कोविड में गुजरी है, कोरोना में गुजरी है, और कोरोना ने जिस तरीके से दुनिया को मुतासिर किया है वो आप भी जानते हैं, आपके देखने वाले भी जानते हैं। तो हमें थोड़ा सा तो क्रेडिट देना पड़ेगा। बिल्कुल क्रेडिट तो देना पड़ेगा, लेकिन रिजर्व्स भी आपने कहा बढ़ रहे हैं, ट्रेड गैप भी कम हो रहा है, रेमिटेंसेस भी बढ़ रही हैं और रुपए की कदर गिरती जा रही है। ये भी लोगों को समझ नहीं आ रहा
कि ये कैसी मईशत है जहाँ आपके पास अब रिजर्व 27 बिलियन के हैं, रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, टैक्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, ट्रेड गैप कम हो गया है, लेकिन रुपया गिरता जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह पहले भी मैंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं, उसमें एक ये महंगाई का आंसर, और महंगाई में ये जो डॉलर की कीमत में इजाफा है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसलिए कि बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर से मंगवाई जाती हैं, खाम आपका माल बाहर से आता है, जिसकी डायरेक्ट असर पड़ता है महंगाई के ऊपर। और इस हवाले से खान साहब भी खुश नहीं है। अंदर से जो इतलात आ रही हैं, आप खुद बाखबर सहाफी हैं, आपको पता है कि इस हवाले से वो बार बार पूछ भी रहे हैं अपने लोगों से कि ये क्या चक्कर है कि ये डॉलर क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा। पिछले दिनों डॉलर नीचे भी गया था, एक मौके पे तो ऑलमोस्ट 14-15 रुपए नीचे आया, लेकिन अब अगेन जिस तरीके से उसने उड़ान भरी है, तो इस हवाले से हुकूमत को काम करने की जरूरत है। आप देखते हैं कि वो इसको किस तरीके से टैकल करते हैं। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब हमारे साथ बात करने का। नाज़रीन, आपने अतर काज़मी साहब की गुफ्तगू सुनी। हमने कोशिश की तस्वीर के दोनों रुख आपके सामने रखें। अतर काज़मी साहब ने हुकूमत की मुस्बत चीज़ें भी आपके सामने रखी हैं, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने जो नेगेटिव पॉइंट्स थे वो आपके सामने रखे हैं। हमने तस्वीर के दोनों रुख आपके सामने रखने की कोशिश की है। अब आप अपने मेज़बान मुज़म्मिल सोहरवर्दी को प्रोग्राम खबर और तज्जिया से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।